हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय एकेडमी। कंटिन्यू करेंगे हम लोग यूपीपीएससी पेपर 1 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फिक्स्ड गियर हैविंग 200 टीथ इज इन मैश विद अनदर गियर हैविंग 50 टीथ। द टू गियर्स आर कनेक्टेड बाय एन आर्म। द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ आर्म अबाउट द सेंटर ऑफ द बिगर गियर इज A2, B3, C4 एंड D5। तो हमें पता है कि ये आपका एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आर्म की बात की है। तो हम सबसे पहले तो बना लेते हैं अपना टेबल। यहाँ पे लिख लेते हैं बिगर गियर, ये हो गया आपका बिगर गियर। एक आ गया आपका स्मॉल गियर और एक हो गया सबसे पहले आपका आर्म। आर्म को हमने स्टेशनरी रखा है और यहाँ पे आपको एक्स रेवोल्यूशन दिए हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे -200 डिवाइड बाय 50x इक्वल टू हम बोल सकते हैं -4x। इसको अगर हम लोग आर्म को y रेवोल्यूशन देते हैं तो ये हो गए y प्लस एक्स, यहाँ पे हो गया y माइनस 4x। हमें पता है कि आपका बिगर गियर क्या है, स्टेशनरी, तो n इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि बिगर गियर फिक्स्ड है। बिगर क्यों है? क्योंकि 200 टीथ है। सो y इज इक्वल टू हम माइनस एक्स इससे लिख सकते हैं और y इक्वल टू 1 हमें यहाँ पे दिया गया है 1 रेवोल्यूशन ऑफ दी आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसे सब्सटीट्यूट करें y माइनस 4 इंटू माइनस वाई इक्वल टू 5y। सो y 1 है तो 5 वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर हाई स्पीड इंजन्स द कैम फॉलोअर शुड मूव विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, डी साइक्लोइडल मोशन। तो अगर हाई स्पीड इंजन्स है तो हमारे जो भी चेंजेस होने चाहिए वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में वो एब्रप्ट नहीं होने चाहिए, मतलब स्मूथ वेरिएशन होना चाहिए, और वो पॉसिबल है आपके सिर्फ साइक्लोइडल मोशन में। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a flywheel is fitted to the crankshaft of an engine having W amount of indicated work per revolution. Permissible limits of coefficient of friction fluctuation of energy and speed are Ce and Cs respectively. The kinetic energy of the flywheel is given by A 2 WCE upon Cs, B WCE upon 2Cs, C WCE upon Cs and D WCS upon 2Ce। सो काइनेटिक एनर्जी, फ्लाईव्हील एक रोटेटिंग बॉडी है तो हम लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और हमें पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू आपका क्या होता है आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। साथ में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है डेल्टा ई अपॉन डब्लू। तो इधर से हम डेल्टा ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू सी ई इंटू डब्लू। इसको ही हम लोग ऊपर सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे। सो डेल्टा ई की जगह हम लिखेंगे सी ई इंटू डब्लू इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अब? डब्लू इंटू सी ई अपॉन सी एस। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू डब्लू सी ई अपॉन सी एस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। If the ratio of length of connecting rod to crank radius increases, then A. Primary unbalanced force increases, B. Primary unbalanced force decreases, C. Secondary unbalanced force increases, D. Secondary unbalanced force decreases। तो हमें पता है प्राइमरी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स कितना होता है? सेकेंडरी फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन एन। तो एन कहाँ पे आ रहा है आपका? सिर्फ सेकेंडरी फोर्स में आ रहा है, और देख सकते हैं डिनोमिनेटर में जितना ज़्यादा मैं एन की वैल्यू बढ़ाऊंगा सेकेंडरी फोर्स उतनी ही कम हो जाएगी। और ये आपकी एन है कुछ नहीं, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू क्रैंक रेडियस। तो इसीलिए क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग क्रैंक इसका रेशियो बढ़ाएंगे, एन बढ़ाएंगे मतलब, तो आपकी सेकेंडरी फोर्स कम हो जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला। A system is in dynamic balance implies that A. The system is critically damped, B. The system is at its critical speed, C. The system is also statically balanced and D. There will be no wear of bearings। अगर डायनामिक बैलेंसिंग हमें दी गई है इसका मतलब है कि हमारा कोई भी नो रिजल्टेंट कपल एंड नो
रिजल्टेंट फोर्स। अगर आपकी कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली स्टैटिकली बैलेंस्ड भी है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला। अ रॉड ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्लाइडिंग एज शोन इन द फिगर। एट एन इंस्टेंट व्हेन द रॉड मेक्स 60 डिग्री एंगल्स with the horizontal plane, the downwards velocity of point A is 1 meter per second. What is the angular velocity of the rod at that instant? A 2 radian per second, B 1.5 radian per second, C 0.5 radian per second and D 0.75 radian per second. तो रॉड की लेंथ आपको दी है 1 मीटर। तो अगर हम ए की वेलोसिटी देखें तो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो बी की किस तरफ हो जाएगी, राइट हैंड साइड में। इसका आई सेंटर हम प्लॉट करें, ए और बी दोनों आपके रॉड के हैं, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो जहां पे ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका आई सेंटर होगा। तो मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर इस तरफ है और बी का कुछ इस तरफ चलेगा। ये पॉइंट जो है आपका आई हो गया आई सेंटर। हमें पता है वी ए अपॉन आई ए इज इक्वल टू आपका होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आइए अगर हमें निकालना है तो हमें पता आइए अपॉन 1 इज इक्वल टू कॉस 60, पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई कॉस 60 की। अगर हम लोग इसी को पुट करें तो ओमेगा इज इक्वल टू आपके वेलोसिटी कितनी है ए की, 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कॉस 60, तो जो कि है 1/2। तो आंसर आ गया आपका 2 रेडियंस पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, isochronism in a governor is desirable when A. the engine operates at low speeds, B. the engine operates at high speeds, C. only one speed is desired to be kept at all loads, and D. the engine operates at variable speed. हमें पता है कि आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए रेंज ऑफ स्पीड क्या होती है, सो रेंज ऑफ स्पीड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हर लोड पे आपके स्पीड एक ही है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next, a rigid body can be replaced by two masses placed at fixed distance apart. The two masses form an equivalent dynamic system if A. the sum of the two masses is equal to the total mass of the body, B. the center of gravity of two masses coincide with that of the body, C. the sum of the mass moment of inertia about their center of gravity is equal to the mass moment of inertia of the body, and D. all of the above। तो ये आपकी तीनों ही करेक्ट कंडीशंस है इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ टॉर्सियोनल सिस्टम with discs of moment of inertia I1 and I2 are shown in the figure, which are gear driven. The ratio of speed of shaft B to shaft A is G. The equivalent moment of inertia of disc on shaft B at the speed of shaft A is equal to। अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बनाएं, ठीक है, ये आपका सिस्टम है, इसका हम लोग इक्विवेलेंट सिस्टम बनाते हैं। तो ये है आपका पहला कुछ I1, ये जा रहा है आपका A, और उसके बाद ये आ गया आपका इक्विवेलेंट, और ये आ गया आपका B एंड दिस इज I2। अब हमें बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो आपकी एक्चुअल और इक्विवेलेंट सिस्टम की बराबर होगी। तो यही लिख लेते हैं सबसे पहले, एक्चुअल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम, ठीक है। अब दोनों सिस्टम में आपका जो शाफ्ट ए है वो तो सेम है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी शाफ्ट बी की, तो वो होगी आपके एक्चुअल और इक्विवेलेंट में सेम। तो अगर हम इसको ही पुट करें, ठीक है, इसी कंडीशंस को पुट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी एंड फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम आर सेम, सो हाफ आई इक्विवेलेंट, जो भी बी का इक्विवेलेंट था वो उसकी स्पीड कितनी है, ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है एट द स्पीड ऑफ शाफ्ट ए, तो ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में एक्चुअल कंडीशन में क्या था, I2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, या ओमेगा बी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो गेयर रेशियो अगर हम लोग देखें तो गेयर रेशियो आपका क्या है, ओमेगा बी, ठीक है, अपॉन ओमेगा ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो इसी में अगर हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, हमें इक्विवेलेंट शाफ्ट के बताना है, इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा बी अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर, जो कि कुछ नहीं है आपका जी स्क्वायर इंटू I2। सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे।
आइडेंटिफाई लोअर पेयर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ए बॉल एंड सॉकेट, बी कैम एंड फॉलोअर, सी पिस्टन एंड सिलेंडर एंड डी बोथ ए एंड सी। हमें पता है कि लोअर पेयर इसका मतलब सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए, तो इसीलिए बॉल एंड सॉकेट में भी सरफेस कांटेक्ट एंड पिस्टन एंड सिलेंडर, सो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in a spring dashpot mass system, if m equal to mass, k equal to spring stiffness and omega n equal to natural frequency of vibration, then critical damping is equal to a 2 under root km, b 2m omega n, c both a and b and d neither a nor b। तो हमें पता है कि आपका जीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल डैम्पिंग है। और इस टाइम पे हमारा जो डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है वो आपकी बात हो जाती है सी सी इज इक्वल टू 2m ओमेगा एन, और ओमेगा एन की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट के बाय एम, तो इससे हम कह सकते हैं 2 अंडर रूट के एम। सो ऑप्शन आपके क्या हैं, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। चलते हैं आगे। An imaginary circle which by pure rolling action gives the same motion as the actual gear is called A addendum circle, B dedendum circle, C pitch circle and D base circle। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पिच सर्कल। नेक्स्ट, द प्रेशर एंगल इन कैम डिपेंड्स ऑन ए द एंगल ऑफ असेंट, बी द लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर, सी ऑफसेट बिटवीन सेंटर लाइन्स ऑफ कैम एंड फॉलोअर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो कैम का जो प्रेशर एंगल है वो तीनों पे ही डिपेंड करता है, सो इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट ड्राइव, ए इंक्रीजेस पावर ट्रांसमिटेड, बी डिक्रीजेस पावर ट्रांसमिटेड, सी हैज नो इफेक्ट ऑन पावर ट्रांसमिटेड एंड डी इंक्रीजेस पावर ट्रांसमिटेड अप टू अ सर्टेन स्पीड एंड देन डिक्रीजेस। तो अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इंक्लूड करते हैं तो जो हमारा मैक्सिमम टेंशन है बेल्ट में, ठीक है, T1 ना कि T मैक्स, सो T1 जो है हमारा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बेल्ट एक कैपेसिटी तक ही मैक्सिमम टेंशन झेल सकता है। अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इंक्लूड हो गया तो मैक्सिमम टाइट साइड में जो टेंशन होगा वो कम हो जाएगा, और अगर मैक्सिमम टेंशन ऑन टाइट साइड कम हो रहा है तो हमारी पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो रही है, सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if there are several unbalanced masses in a rotor in different planes, the minimum number of balancing masses required is A1, B2, C3, D4। तो हमें पता है कि हम दो मास अगर दो डिफरेंट प्लेन में लगाएंगे तो हम सब मासेस को बैलेंस कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम नंबर पूछा गया है। नेक्स्ट, द ट्रैक्टिव फोर्स इज मिनिमम और मैक्सिमम when the angle of inclination of the crank to the line of stroke is equal to A 90 degree and 25 degree, B 135 degree and 180 degree, C 180 degree and 225 degree, D 135 degree and 315 degree। सो मैक्सिमम आपका कब आएगा, ट्रैक्टिव फोर्स आपकी आएगी जब थीटा इक्वल टू 135 एंड 315 डिग्री होगा, ठीक है, और तब वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, प्लस माइनस √2 इंटू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर्स ऑफ रोटेशन इन अ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म आर ए 6, बी 8, सी 12 एंड डी 15। तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू एल इंटू एल माइनस 1/2। क्विक रिटर्न मोशन मतलब आपका क्या है, L इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो अगर इसी को पुट करेंगे तो 4 इंटू 3/2 इक्वल टू 6, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। इन अ फोर्स वाइब्रेशन सिस्टम फॉर विच वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा एफ अपॉन ओमेगा एन द ट्रांसमिसिबिलिटी इज सेम फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग फैक्टर्स, A 1, B 2, C √2 एंड D 1/2। तो अगर हम इसका ग्राफ ही देखें, ठीक है, कुछ इस तरह का इसका ग्राफ था, इस तरफ आपका एक्स एक्सेस है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ठीक है, और यहाँ पे आपकी ट्रांसमिसिबिलिटी, और इस तरह से आपके कुछ चलते हैं वैल्यूज, ठीक है, ये मान लेते हैं हम 1.0 है। अगर हम दूसरा लेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, तो देख सकते हैं जब इसकी वैल्यू हो जाती है √2 तब आपके सब जो भी आपकी डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू है उन सब में ट्रांसमिसिबिलिटी 1 आ जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज दी
करेक्ट आंसर। कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो बिटवीन टू शाफ्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इफ दे आर कनेक्टेड बाय ए वी बेल्ट्स एंड पुलीज, बी स्प्रॉकेट एंड चेन्स, सी गियर्स एंड डी यूनिवर्सल जॉइंट्स। तो हमें पता है कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो के लिए ही हमने गियर्स बनाए हैं, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, differential gear is used in an automobile to A. Transmit power from the engine to driving wheels, B. Multiply the available engine torque, C. Enable the vehicle negotiate cross properly, and D. Serves all three functions as mentioned in A, B and C above। तो डिफरेंशियल गियर जो होता है आपका वो सिर्फ आप आराम से टर्न ले लें इसीलिए बनाया जाता है गाड़ियों में, क्योंकि आपका जो आउटर व्हील होता है उसको ज़्यादा रेडियस कवर करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इनर व्हील, तो इसीलिए उन दोनों की वेलोसिटीज़ वो अलग करता है ताकि आपका टर्न आराम से हो सके। सो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स का डिटेल सॉल्यूशन ऑफ यूपीपीएससी पेपर 1।